वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ करियर ऑप्शंस। ऑब्वियसली अब हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जब 11th-12th में आ जाते हैं तब हम लोग के पास बहुत लिमिटेड एग्जाम्स ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें से दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। एक होता है जेई, एक होता है नीट। सो आई वॉज वन ऑफ देम एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज वेरी वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू स्टडी इन अ बायो लाइन। सो आई टुक पीसीबी। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी जो है वो पीसीबी के ऊपर बना रही हूँ। या तो इसे पीसीबी लोग देख सकते हैं या तो इसे पीसीएमबी लोग भी देख सकते हैं इफ़ दे वांट। सो माय इंटरेस्ट वाज टोटली इन बायो, सो आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ मैथ्स एग्जामिनेशन। सो आई न्यू दैट ओनली एग्जाम टू माई सेल्फ लेफ्ट इज नीट एग्जामिनेशन। मैंने सोचा नीट एग्जामिनेशन से जो भी मुझे मिलेगा मैं उसी चीज़ को अवेल करूँगी। ठीक है, पर बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने पीसीबी ले दिया, हमने पीसीएम भी ले दिया, हमें बायो लाइन पसंद है पर हमें एमबीबीएस नहीं करना है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एमबीबीएस नहीं करना होता है। दे वांट सम अदर ऑप्शंस फॉर देयर लाइफ एंड देयर आर रियली गुड ऑप्शंस फॉर यू। एंड उन्हीं ऑप्शंस को मैंने गिने चुने तरीके से कट लिस्ट किया है। मैंने उन्हीं ऑप्शंस को कट लिस्ट किया है जो एक्चुअली फ्यूचर में काम आने वाले हैं। व्हेन वी गो फॉर एनी करियर ऑप्शन, हम दो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं। एक होती है जॉब सिक्योरिटी और दूसरी होती है कि सैलरी कितना मिलने वाला है हम लोग को। अगर हमें हाई पेइंग सैलरी नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट फीड आवरसेल्व्स, है ना। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। ऑल्सो आई हैव टैग्ड सम मोर एग्जामिनेशंस यू कैन गिव विदाउट नीट एग्जामिनेशन, जिससे तुम्हें अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ से तुम्हें हाई पेइंग करियर ऑप्शंस वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का करियर ऑप्शंस हम लोग देखेंगे मेनली पीसीबी के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग जो मेडिकल डिग्री की बात करते हैं तो पहला ही चीज़ हमारे पास क्या आता है, एमबीबीएस। एमबीबीएस आप कहीं से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, अब्रॉड से, जहाँ से आपको मन है, पर आपको एमबीबीएस नहीं करना है। तो अगर आपके पास एमबीबीएस नहीं करना है और आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है तो आपके पास और क्या ऑप्शन बचते हैं? और ऑप्शन आपके पास बचते हैं बीएससी नर्सिंग एंड डेंटिस्ट। सिर्फ यही दोनों ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है, पर मेनली हम लोग इन्हीं दोनों ऑप्शंस को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। नर्सिंग भी बहुत ही अच्छा फील्ड होता है एंड बीडीएस को भी हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। इससे हम लोग डॉक्टर बनते हैं और हम लोग बेसिकली डेंटल साइंस के डॉक्टर बनते हैं। नॉट ओनली डेंटल साइंस, आज की डेट में अगर हम लोग मेडिकल रिविजन करें फिर से, तो सिर्फ डेंटिस्ट्री में हम लोग को डेंटल साइंस का नॉलेज नहीं मिलता। वी ऑल्सो गेट द नॉलेज ऑफ आवर होल फेशियल बोन्स एंड ऑल्सो द फेशियल प्रोसीजर्स। वो सब कुछ बीडीएस के अंदर अभी आ चुका है। सो बेसिकली अगर कोई बीडीएस लेके पढ़ाई कर रहा है, वो फेशियल बोन्स के बारे में, तो फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाई करेगा और ऑल्सो टीथ के बारे में भी पढ़ाई करेगा। ये बीडीएस का है। एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो आपको ऑल राउंडर सारे के सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना पड़ता है। उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ के लिए एमडी, डीएनबी या किसी भी टाइप के फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, मैं आपको ज़रूर अटैच कर दूँगी अगर आपको एमबीबीएस के फर्दर डिग्रीज़ के बारे में जानना है। तो अभी के लिए पहला ऑप्शन हमारे पास आता है बीएससी लाइफ साइंस। ना वाई मैंने यहाँ पे लाइफ साइंस क्यों रखा, क्योंकि बीएससी लाइफ साइंस करते करते आप किसी और फील्ड में ऑप्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रॉप देना है पर आपको किसी एक फील्ड में बीएससी करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप बीएससी लाइफ साइंस को अवेल कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम यूईटी वाया अब दे सकते हैं। 3 इयर्स का कोर्स होता है एंड फर्दर आप फैशन, फाइनेंस, यूपीएससी, बैंकिंग किसी भी टाइप के एग्जाम में जा सकते हैं, जस्ट हैविंग बाय 1 एग्जामिनेशन और 1 डिग्री। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे यूपीएससी में जाना है या तो बैंकिंग में जाना है और उसमें जाने से पहले मुझे 1 डिग्री की ज़रूरत है, तो वो 1 डिग्री आप बीएससी लाइफ साइंस ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता इस डिग्री में और आप अपनी हॉबीज़ को भी ऑप्ट कर सकते हो विद द टाइमिंग। ओके, सेकेंड इज साइकोलॉजी। बीएससी इन साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट फील्ड एंड इस फील्ड में मेरे दोस्त खुद भी पढ़ रहे हैं। बीएससी साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप टोटली बीएससी करते हो साइकोलॉजी फील्ड के ऊपर एंड इससे आप लोगों को ये एक अच्छा एडवांटेज मिलता है, यू गेट अ गुड एक्सपोजर ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजी प्रोफेसर और अ साइकोलॉजिस्ट। यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एमबीबीएस करके साइकियाट्रिस्ट बन जाओ या आप साइकोलॉजिस्ट बन जाओ। देयर इज ऑल्सो ऑप्शन कि आप बीएससी करके भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड हाई पेइंग सैलरी वाला जॉब। आपको 4 से 7 लाख मिल सकता है। एग्ज़ाम नीट या सीयूईटी कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो, नीट भी दे सकते हो, सीयूईटी भी दे सकते हो, आपको साइकोलॉजी मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोर्स होता है 3 साल का, बीएससी साइकोलॉजी ऑफ 3 इयर्स। ठीक है,
ऑल्सो BVSC वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। जब हम लोग का इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा था, जब हम लोग का कट ऑफ लेके थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, तब मैंने ये सोच के रखा था कि अगर मुझे कुछ ना मिले तो मैं BVSC ले लूँगी, बिकॉज BVSC मीन्स BSc इन वेटनरी साइंस। ओके, तो वेटनरी साइंस क्या होता है कि आप एनिमल्स का इलाज कर सकते हैं। ये कोर्स थोड़ा सा लंबा जाता है, ये बिल्कुल MBBS जैसा लंबा चला जाता है। ये 5 साल का कोर्स होता है जहाँ पर आपको एनिमल्स के बारे में टोटली अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। आप उनके डॉक्टर बनते हो और आपके नाम के सामने भी डॉक्टर लगता है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आपको MBBS नहीं करना है तो BVSC इज़ ऑल्सो ऑप्शन फॉर यू है। और इसको आप ऑप्ट कर सकते हो नीट एग्जामिनेशन वाया। इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट, मैं बता के चलती हूँ, इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट 500 के ऊपर ही हमेशा जाता है। एंड अभी के टाइम पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ रेज हो जाने की वजह से आपको 550 के ऊपर मार्क्स आना चाहिए ताकि आपको BVSC मिल जाए। और याद रखना, BVSC में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है। तो BVSC करने के लिए आपको प्रॉपर गवर्नमेंट कट ऑफ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट से ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वेटनरी सर्जन बन सकते हो या तो आप वेटनरी मेडिकल प्रोफेसर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो इसके फर्दर स्टडीज़ में अगर आप जाते हो तो। BSc इन एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फील्ड। मैं मान के चलती हूँ कि ये फील्ड आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा पूरा इंडिया डिपेंड करता है। एंड एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मीन्स रिनाउंड एरिया जहाँ पे काम करने से आपको फ़ायदा भी है। सो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर और बहुत सारी चीज़ों पे ऑप्ट कर सकते हो। बेसिकली BSc एग्रीकल्चर आप CUET वाया दे सकते हो, क्योंकि इसके लिए पहले एक एग्ज़ाम होता था जिसका नाम होता था ICAR एग्ज़ाम, पर ICAR एग्ज़ाम को बंद कर दिया गया और उसकी जगह CUET एग्ज़ाम से ही ICAR के स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। ICAR के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, विच आई हैव ऑल्सो डन एंड आई विल से यू द प्रोसीजर हाउ टू डू इट। तो ICAR या तो CUET वाया आप ये एग्ज़ाम देते हो और इसका जो सैलरी होता है वो 3 to 7 lakhs तो हो ही जाता है आराम से, इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकता है, ठीक है। और ये जो होता है ये 4 ईयर का कोर्स होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया पर ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर, लैंड जियोमेट्रिक ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, सॉइल ऑफिसर ये सब कुछ बन सकते हो। एंड यू नो दैट फॉरेस्ट ऑफिसर्स कितना ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उन्हें अपनी पोस्टिंग्स मिलती है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। आई कैन ऑलमोस्ट से दैट BSc एग्रीकल्चर इज टू गोइंग टू स्टैंड आउट in India very soon in next 5 years. So BSc agriculture is also very good field. BVSC is also very good field. Also एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, one of my very favorite career option, that is BSc in forensic science. फोरेंसिक साइंस के ऊपर भी आप BSc कर सकते हो अगर आपको मन है तो। अगर आपको फोरेंसिक साइंस के ऊपर इंटरेस्ट है या तो मन है। फोरेंसिक साइंस क्या होता है, बेसिकली आप जब देखते हो कहीं पे कोई मर्डर हो गया है या कहीं से कुछ चोरी हो गया है, तब वहाँ पे उस ट्रेसेस को फाइंड करने के लिए देयर आर स्पेशल ऑफिसर्स हु ट्रेस द फिंगरप्रिंट्स और हु ट्रेस किसके बाल है, किसका स्वेटर है, किसके हेयर है, क्या वहाँ से हम DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं, अगर किसी की हड्डी मिली है तो किसकी हड्डी है, वहाँ से जेनेटिकली हम DNA एक्सट्रैक्ट करके उस इंसान के बारे में जान सकते हैं नहीं जान सकते। ये सारी की सारी चीज़ें BSc फॉरेंसिक साइंस के अंदर आती है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो इन दिस लाइन ऑल्सो। आप नीट वाया भी जा सकते हो, CUET वाया भी जा सकते हो, बट CUET इज़ मोर प्रेफर्ड। तो ये से CUET वाया आप दे सकते हो। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, स्पेशली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फेमस फॉर हैविंग BSc फॉरेंसिक साइंस। तो आप ज़रूर इसे ऑप्ट करना, ठीक है। अहमदाबाद, चंडीगढ़, दीज आर द गुड प्लेसेस वेर यू कैन स्टडी फॉरेंसिक साइंस। ओके तो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। पहले भी बात की, अभी भी बात करते हैं। BSc नर्सिंग के लिए आपको नीट देना ज़रूरी है, आपको नीट देना पड़ेगा BSc नर्सिंग के लिए। और आपके नीट में एटलीस्ट 550 प्लस मार्क्स आने चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए BSc नर्सिंग करने के लिए, ठीक है। इसका भी 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स पकड़ के रखो। 4 to 5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, ठीक है। इसका सैलरी होता है ऑलमोस्ट 3 to 5 लाख पर ईयर। अब ये इंक्रीज़ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉलेज के बेसिस पे मैं ये बात बता रही हूँ। अगर आप एम्स से नर्सिंग करते हो तो आपको और भी अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। अगर आप बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मतलब काम करते हो वहाँ पे आपको और भी अच्छी सैलरी मिलेगी। सो सैलरी डिपेंड्स ऑन द कॉलेज और द हॉस्पिटल और द इंस्टीट्यूट वेर यू आर स्टडिंग, है ना, उसके ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हाई पेइंग सैलरी नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है, वरना मैं इसे कभी अटैच ही नहीं करती यहाँ पर, है ना। आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, रजिस्टर नर्स बन सकते हो, नर्स एडुकेटर बन सकते हो, इवन
आप चाहे तो एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग के बाद आप अलग से नर्सिंग प्रोफेसर भी बन सकते हो। सो देयर आर वेरी लाइन्स ओपन, बहुत सारे लाइन्स है। अपर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है बीएससी नर्सिंग, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल जॉब यू कैन डू। हाँ, यहाँ पे हार्डशिप होती है बिल्कुल, डॉक्टर्स भी जितने हार्डवर्क करते हैं नर्स भी उतने ही हार्डवर्क करते हैं, वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। ग्रुप डी स्टाफ्स, नर्स, दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जस्ट लाइक द डॉक्टर्स। सो बेसिकली हार्ड वर्क इस फील्ड में है, बट इफ़ यू वांट अ कंफर्टेबल सैलरी एंड ऑल्सो अ कंफर्टेबल जॉब टू सर्व द पेशेंट्स, देन ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड जॉब। ओके, इसके बाद आते हैं बी फार्मेसी। मैंने इसे अलग से क्यों रखा है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि बी फार्मेसी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है या कितना ज़्यादा रिनाउंड है, इसे करना चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए। सो बी फार्मा के लिए मैंने अलग से पूरा का पूरा सब्जेक्ट निकाल रखा है। ठीक है, पहली बात है बी फार्मा होता क्या है कि आपको मेडिसिन मेकिंग मार्केटिंग कोर्स की स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं यहाँ पे, या तो आप मार्केट में मेडिसिन मेकिंग का काम कर सकते हैं। आप किसी बड़े बड़े लैबोरेटरी में बड़े बड़े मेडिसिन के साथ रिसर्च तक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप मतलब बी फार्मा करते हैं तो। ठीक है, अब देखो बी फार्मा में आपको क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है। आपको फार्माक्यूटिकल साइंस लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब आपको आना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी फील्ड्स आपको मतलब आपको पता होनी चाहिए। ये सारे फील्ड्स पता होंगे तब आप फार्माक्यूटिकल साइंस को लेकर पढ़ाई कर सकते हो। तो बेसिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब हम लोग को कॉलेज में सिखाया जाता है, हम लोग भी पढ़ते हैं, एमबीबीएस लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग का बहुत एडवांस होता है। एंड अगर बी फार्मा का देखो तो उनका भी एक नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेके नॉलेज रखना पड़ता है। देखो मेडिकल फील्ड में तुम कहीं भी जाओ तुम्हें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आती है तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि बॉडी के किस पोर्शन में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें हमेशा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लेके प्राप्ति ज्ञानी रहना चाहिए। इसका ड्यूरेशन होता है 4 ईयर्स का कोर्स होता है ये। ठीक है, अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है ना, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट आपको गवर्नमेंट या तो प्राइवेट जॉब मिल जाएगा, या तो आप फार्मा बिजनेस कर सकते हो, एंड या तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फार्मा बिजनेस सबसे ज़्यादा मतलब एक्सीलेंट है। अगर मैं बोलूँ तो फार्मा बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों फार्मा बिजनेस यहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि फार्मा बिजनेस में ना आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हो, या तो आप किसी भी बड़े कंपनी के रिलायंस ट्रेडर में काम कर सकते हो। लाइक मैं एकदम सच्ची बात बता रही हूँ, टाटा 1mg, रिलायंस मेडिसिन्स, ठीक है, ये बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे बी फार्मा स्टूडेंट्स काम करते हैं। वो इंटर्नशिप करते हैं, या तो वो इंटर्नशिप भी नहीं, छोड़ो काम ही करते हैं प्रॉपर। ठीक है, कुछ कंपनीज़ हैं जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को मंगवाते हैं, ये भी फार्मा बिजनेस के अंडर पड़ता है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड रहता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है। आपके पास 5 लाख बच्चे हैं जो बैठ रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 40,000 का तो रहता है गवर्नमेंट वैकेंसीज। तो इतना तो वैकेंसी रहता है और इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, तो देयर इज़ अ सिंकिंग प्रॉब्लम। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, और 5 लाख मैंने बहुत कम बोल दिया। अब के डेट में तो 12 लाख बच्चे ऑलमोस्ट बी फार्मा कर रहे हैं हर साल। तो 12 लाख बच्चों के लिए 40,000 सीट्स इम्पॉसिबल, यानी कि आपके मिलने का चांस 0 से 0.01% चांस रह जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब के भरोसे आप बी फार्मा नहीं कर सकते। अगर आप किसी फार्माक्यूटिकल बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, देन यू कैन डू। इफ़ यू हैव मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आपके पापा के पास कोई भी मेडिसिन शॉप है, देन यू कैन गो फॉर बी फार्मेसी, क्योंकि आप फार्माक्यूटिकल बिजनेस कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, या तो अगर आपको मन है कि मुझे मेडिसिनल रिसर्च करना है किसी भी कंपनी के अंडर में, किसी भी मेडिसिन कंपनी के अंडर में, देन यू कैन गो फॉर बी फार्मा। ओके, ऑल्सो अगर आपको बड़े बड़े कंपनीज़ में जैसे कि टाटा 1mg, या तो मैं देखूँ रिलायंस के ऊपर, ये भी मेडिसिनल कंपनीज़ को रन करते हैं, इनके ऊपर अगर आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना है, या अगर आपको बहुत अच्छे से मेडिसिनल रिसर्च करना है, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर बी फार्मा। सो बी फार्मा इज़ नॉट अ अनसक्सेसफुल लाइन। अगर कोई बी फार्मा से आज डिप्रेस्ड है तो वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसने अच्छे से उस मेडिकल डिग्री में ऑप्ट नहीं किया था, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। फार्माक्यूटिकल बिजनेस इज़ वेरी वेरी गुड बिजनेस। ये बाद में जाके भी रन करेगा, क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं, मेडिसिन बनाई जाती है,
तो ऑब्वियसली ये फील्ड कभी बंद नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी गुड जॉब सिक्योरिटी वाला फील्ड। यहाँ पे सैलरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहले आप 15,000 से शुरू करोगे शायद, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जितनी आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी, उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो ये फील्ड भी ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। बहुत सारे जूनियर्स ने इस फील्ड को पसंद किया है। मैंने स्पेशली इतना टाइम दिया इस फील्ड को इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो मैंने बी फार्मा के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम्स आपको देने चाहिए नीट के अलावा, ताकि आपको अच्छे हाई पेइंग करियर ऑप्शंस मिल जाए। ठीक है, पहला एग्ज़ाम है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले ये एग्ज़ाम पीसीएमबी के लिए अलाउड होता था या पीसीएम के लिए अलाउड होता था, पर सरप्राइज फ्रॉम 2024 वी कैन सी दैट पीसीबी सेक्टर के लोग भी आइजर में काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। इवन मुझे याद है कि जिस दिन मेरा एम्स का नर्सिंग एग्ज़ाम था, उसी दिन आइजर का भी एप्टीट्यूड टेस्ट था। तो आई मिस्ड माई आइजर बिकॉज ऑफ एम्स, बट आई मिस्ड माई एम्स बेसिकली बिकॉज मेरे को बाद में जाके एमबीबीएस मिल गया। तो मैंने आइजर को, मतलब एम्स को मैंने छोड़ दिया इसीलिए। ठीक है, तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ अ वेरी गुड टेस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी होती है, आप पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी भी हो सकते हो। वेरी गुड एग्जाम होता है ये। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आइजर के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि कोलकाता में है, पुणे में है, ठीक है, भोपाल में है। तो बहुत सारे आइजर के ब्रांचेस हैं। आइजर में होता क्या है, आइजर इज़ अ प्लेस ऑफ रिसर्च, जहाँ पे आप किसी भी एक सेक्टर के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। यहाँ से आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हो। सो आइजर इज़ अ प्लेस विच इज़ टेकिंग यू टू द एक्सेलेंट रिसर्च कैटेगरीज। ओके, तो इसीलिए अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आपको मन है कि आप बहुत अच्छी जगह से एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, या आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, अच्छे से रिसर्च करना चाहते हैं, हाई पेइंग रिसर्च करना चाहते हैं, आइजर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, उसके बाद आता है एमएनएस। एमएनएस इज़ अ वेरी 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 नाइस ऑप्शन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, मेरी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं, इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम के लिए कभी एलिजिबल थी नहीं। पर अगर आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है, अगर आपका हाइट और प्रॉपर है, आपके एज के हिसाब से अगर आपका हाइट प्रॉपर है, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। नॉट ओनली दैट, देखो फिटनेस तो बाद की बात आती है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो आपको ज़रूर फिटनेस में भी ऑप्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हो, पर मिलिट्री के अंडर में करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे 220 सीट्स रहती है, 220 बहुत लिमिटेड सीट होती है, तो इसीलिए एग्ज़ाम भी थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड होता है इन द सेंस यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तुम्हें नीट एग्ज़ाम के पैटर्न से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नीट एग्ज़ाम के पैटर्न में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एमएनएस का एग्ज़ाम ईजी लगेगा। ठीक है, तो एमएनएस इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम। सो इसका एज होता है 17 to 25 ईयर्स। तो अगर अभी तुम्हारा एज 21-22 ईयर्स भी है, यू स्टिल हैव द चांस टू गिव एमएनएस एग्जाम एंड तुम आगे जाके मिलिट्री सर्विसेज कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस। ठीक है, उनका एक अलग से यूनिफॉर्म होता है, आर्मी ड्रेस यूनिफॉर्म्स होते हैं, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन द वुमेन्स, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन, सो यू कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जाम। तो आप एमएनएस कर सकते हो। इसका एज आपको 17 to 25 ईयर्स के अंदर मिलेगा। ऑल्सो बीएससी नर्सिंग करने वाले हो, 220 सीट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत लिमिटेड सीट्स है, और आपको पीसीबी में 50% मार्क्स मिलना चाहिए। आप बोर्ड्स दे रहे हो, पीसीएमबी, पीसीबी, आपको 50% मार्क्स मिलना चाहिए। आपको बायो ऑप्ट करना पड़ेगा, वरना आप बीएससी नर्सिंग के लिए अलाउड नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आता है सीयूईटी। सीयूईटी मैंने पहले भी बहुत बार बोल दिया है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। ये एक सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है अभी से। तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उस 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपके एग्ज़ाम होते हैं। 50-50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें आपको एमसीक्यू एग्जाम्स मिलेंगे, और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, और आप अपना सब्जेक्ट अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सीयूईटी दे सकते हैं। आप चाहे पीसीएमबी से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीयूईटी हर एक सब्जेक्ट से दे सकते हैं, एंड यू कैन ऑप्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद आता है ICAR UG। पहले ये एग्ज़ाम होता था, अभी के टाइम पे इस एग्ज़ाम को सीयूईटी के साथ कंबाइन किया गया है, बट अब आई एम नॉट सो मच श्योर कि ये एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। ICAR एग्ज़ाम मेनली एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। ये एग्ज़ाम CBT बेस्ड होता है, इसमें MCQs होते हैं, और इसकी बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% अगर आप इस एग्ज़ाम में लेके आते हैं तो आप आराम से ICAR में एग्रीकल्चर में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो, या तो प्राइवेट कॉलेज में भी आराम से एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई कर सकते हो। पर उसके लिए आपको ICAR एग्ज़ाम को अटेंड करना ज़रूरी है, तो इसीलिए ICAR एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। ये नीट के अलावा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये। ठीक है,
इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी हार्डेस्ट एग्जामिनेशन आई एम सेइंग बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं एंड 3 कॉलेजेस में बहुत ही लिमिटेड सीट है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ से आप डायरेक्टली साइंटिस्ट बन सकते हो। नॉट ओनली साइंटिस्ट, यू कैन बी अ एस्ट्रोनॉटिकल साइंटिस्ट। आप किसी भी स्पेस कंपनी के अंडर काम कर सकते हो, आप किसी भी रिसर्च सेक्टर पे काम कर सकते हो एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली आप सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने वाले हो। यानी कि जो साइंटिस्ट आएंगे उनके अंडर पे आप काम करोगे, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप खुद भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाओगे। एंड माइट भी ऐसा भी दिन आ सकता है कि आइजर जैसे जगहों पे आप सीनियर साइंटिस्ट के हिसाब से काम करने लग जाओ, या तो आप किसी भी स्पेस एजेंसी में हायर्ड हो जाओ ताकि आप सीनियर साइंटिस्ट हिसाब से रिसर्च कर सको, काम कर सको एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने का। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये 254 सीट्स है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, इसमें भी बहुत लिमिटेड सीट्स है। ये भी आप दे सकते हो। क्लास 12 में 50% चलेगा, बोर्ड्स में तभी हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट है। उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एग्ज़ाम आता है जो कि है एम्स एग्जामिनेशन। ये 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है पैरामेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए। आप नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों को ही सेम टाइम में दे सकते हो। आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो, पैरामेडिकल भी अटैम्प्ट कर सकते हो और आप नर्सिंग भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो नर्सिंग एग्ज़ाम ऑल द सेंटर्स, आप जितने भी सारे एम्स के सेंटर्स हैं आप वहाँ पे दे सकते हो एंड पैरामेडिकल में भी वही होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, CBT बेस्ड होता है। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था एंड मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने नीट का PYQ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। आप अगर एम्स से नर्सिंग करते हो या पैरामेडिकल करते हो, आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे आपके फर्दर प्रैक्टिस के लिए या आपके फर्दर एक्सपोजर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होने वाला है अगर आपको एम्स में पैरामेडिकल या नर्सिंग मिल जाता है। So these were some of the very good examinations except नीट एग्जामिनेशन तो लोग देते ही रहते हैं, पर इन एग्जामिनेशन को भी ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं। आई होप मैंने तुम्हें हाई पेइंग करियर के बारे में भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया एंड इन एग्ज़ाम्स के बारे में भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया। अब सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है ऑब्वियसली, एंड तुम्हारे अच्छे के लिए भी तुम्हारे लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सो नाउ यू आर द वन हु विल डिसाइड कि तुम कौन सा करियर ऑप्शन लेने वाले हो, कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो और कौन से एग्ज़ाम में तुम्हें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। तो दीज आर द सम ऑफ द कैटेगरीज आई हैव हेल्प्ड यू विद। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी लेनी है और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं तुम्हारे साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।